हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, चलो तो चलिए आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। चलो तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जाना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है? वी नो दैट in cell the two metal rod is dipped into the solution and the solution is known as electrolytic solution. In cell, suppose in one beaker we put the two metal rod, these two metal rod, we put the two metal rod, okay. Suppose in a beaker we put two metal rod in one solution and the solution is called electrolytic solution. We know that. Here suppose this is our cell, okay. Both the electrodes are connected with battery, okay, and this solution is known as electrolytic solution, okay. This is known as electrolytic solution. ये हमारा electrolytic solution है। इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इसके बारे में डिस्कस करनी है। इसकी जो कंडक्टिविटी है, इसका जो कंडक्टेंस है, इसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। क्या होता है जब भी आप इसे बैटरी से चार्ज अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रोड्स में से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होकर यहाँ पर सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं? आयंस होते हैं, हम जानते हैं। तो ये आयंस क्या करते हैं? ये चार्ज को कैरी करते हैं और चार्ज को कैरी करने के बाद ये आयंस, ये इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन है वो यहाँ पर सॉल्यूशन में घूमते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं। उसी को बोलते हैं हम कंडक्टिविटी, ओके। तो यही कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यही हमें आज स्टडी करना है। चलो तो इसके पहले ये जो कंडक्टेंस है ये स्टडी हम करें, इससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए और वो है रेजिस्टेंस, ओके। जिसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस क्या होता है? तो आप जानते हो, आपने ये कई स्टैंडर्ड में, आई थिंक 10th में या 9th 10th में ये पढ़ा होगा कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है। कि रेजिस्टेंस के लिए सपोज आप कोई केबल ले लो, है ना, कोई केबल ले लो, तो वो केबल में से इलेक्ट्रिसिटी कितने पास होगी वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी कम होगी और जितना ही रेजिस्टेंस कम होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप उसमें से पास कर पाओगे। तो यहाँ तो हमारे पास केबल नहीं है, ये तो हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में तो यहाँ पर हमारे पास सेल है। तो सपोज कि ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बीच की लेंथ L है। सपोज कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो लेंथ है उसे हम L कह देते हैं, ओके। तो ये आपकी लेंथ होगी। सपोज इसका जो एरिया है इसे हम A कहेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज A हो गया और ये दोनों जो हमारी प्लेट है, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स है, उसके बीच की जो लेंथ है उसे हमने L कह दी। चलो तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रेजिस्टेंस जो है R जो है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L यानी डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ओके। L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। A यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, ओके। तो हमारा रेजिस्टेंस जो होता है R होता है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ओके। तो R प्रोपोर्शनल टू L by A हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस ऑलवेज
एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ए के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चलो अब यहां से प्रोपोर्शनल निकाल दो, तो प्रोपोर्शनल निकाल दो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। तो यहां पर जो रो है वो है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, तो रो जो है वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और उसे हम कहेंगे हियर रो इज इक्वल्स टू, इसे क्या कहेंगे हम, रेजिस्टिविटी। क्या कहेंगे इसे, रेजिस्टिविटी। याद रखना है, या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम इसे बोल सकते हैं, तो रेजिस्टिविटी या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस याद रखना है रो। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। चलो कि R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। आगे चलते हैं, अब कंडक्टेंस में चलते हैं। तो कंडक्टेंस के लिए सबसे पहले थिंग आपको जो फाइंड करनी है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन, कंडक्टेंस क्या होता है। चलो या तो हम कंडक्टेंस को क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी। चलो सबसे पहले कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी की साइन क्या होती है, तो उसकी साइन तो होती है G। कंडक्टिविटी की साइन क्या होती है, G होती है, आपको ये याद रखना है। ओके, तो ये हो गया G यानी कंडक्टिविटी। चलो तो सिंपल है, कहीं आपने पढ़ा होगा कि कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों रेसिप्रोकल है ना, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ओके, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, G इज इक्वल्स टू 1 बाय R। क्या हो जाएगा, G इज इक्वल्स टू 1 बाय R। अब R की वैल्यू तो आप जानते हो, रो L बाय A, तो यहाँ पर लिखेंगे हम G इज इक्वल्स टू, चलो क्या लिखेंगे, 1 बाय रो L बाय A। A जो है हमारा फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई रो को हम यहाँ पर साइड में लिखते हैं 1 बाई रो इनटू, ये तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा A बाई L। ओके, तो 1 बाई रो, तो हियर 1 बाई रो इज, ये क्या है, ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है ना, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या है, 1 बाई रो। तो ये 1 बाई रो जो है उसे कह देना है G इज इक्वल्स टू K कप्पा। ओके, क्या कह देना है, K कप्पा, 1 by rho is equals to kappa into A by L. Okay, here K is equals to, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे स्पेसिफिक K यानी कप्पा, यानी कि 1 by rho रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कप्पा एंड कप्पा मींस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके, कप्पा मींस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये आपको याद रखना है। और यही फॉर्मूला जो है इसे आप K से लिखोगे कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू, तो K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इज इक्वल्स टू G इनटू, अब ये इस बार आ जाएगा तो G इनटू L बाय A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने से। ठीक है, चलो और एक टर्म्स इसमें आ गई डियर स्टूडेंट्स की L बाय A। क्या आ गया, L बाय A, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। L बाय A क्या है, तो L बाय A जो है वो है सेल कांस्टेंट। क्या है, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट को क्या होगा, तो सेल कांस्टेंट हमारा होगा, ऐसा होगा कुछ, सेल कांस्टेंट कि द लेंथ between two electrodes upon the area of cross section is called सेल कांस्टेंट। ओके, यानी सेल कांस्टेंट को, एंड इट इज सिंबलाइज्ड बाय
जी स्टार। ओके, सेल कांस्टेंट को जी स्टार से सिंबलाइज करना है, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा जी स्टार इज इक्वल्स टू, चलो एरिया ऑफ लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स यानी एल, और एरिया ऑफ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि ए, तो एल बाय ए को क्या कहेंगे आप, एल बाय को कहेंगे जी स्टार यानी सेल कांस्टेंट। तो ये हमारा सेल कांस्टेंट है। चलो अब यही वैल्यू इसे आप बोल दो, ये सपोज हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। चलो पुट दिस वैल्यू, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन 2 में डाल दीजिए, तो इक्वेशन 2 बिकम k is equals to g into g star। क्या हो जाएगा, k is equals to g into g star। k यानी कि क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। चलो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो, ओके ये क्या है, g यानी कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय g स्टार यानी सेल कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, सेल्स कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट, तो k इज इक्वल्स टू g इनटू g स्टार। या तो आप ये भी लिख सकते हो कि g कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बाय सेल कांस्टेंट। तो ये सिंपल जो टर्म्स है ये आपको माइंड में रखनी है। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस याद रखना है, और रेजिस्टेंस ओके रेजिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो किससे करते हो, तो याद रखना है, एक मार्क में एमसीक्यू में आ सकता है कि विस्टन ब्रिज से कर सकते हैं, कि जैसे कि हम पीएच का मेजरमेंट पीएच मीटर से कर सकते हैं, पोटेंशियल का मेजरमेंट आप पोटेंशियल मीटर से कर सकते हैं, वैसे ही रेजिस्टेंस का मेजरमेंट विस्टन ब्रिज से कर सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। और कोई भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस जो होता है वो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो लेंथ है हमारी L जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ से हमने ये प्रोपोर्शनल निकाल दिया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दिया, और वो है हमारा रो। तो R इज इक्वल टू रो L बाई L। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में A दिया होगा, L दिया होगा और R भी दिया होगा, और रो आपको फाइंड करने को बोला जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जेईई नीट में आ सकते हैं, तो यही फॉर्मूला आपको उसमें लगाना है, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A into R by L, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद कंडक्टिविटी में, कंडक्टिविटी तो आप जानते हो कि कंडक्टिविटी यानी क्या है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, यानी कि G is equals to 1 by R। सिंपल है, R की वैल्यू लगा दी यहाँ पर, तो फॉर्मूला आ गया G is equals to K into A by L। यहाँ पर क्या होता है, 1 by रो होता है, तो 1 by रो यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रो यानी रेजिस्टिविटी, तो 1 by रो यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके, याद रखना है। तो के हमारा कप्पा, जिसे ग्रीक लैंग्वेज में लिखा जाता है के कप्पा, इसका मीनिंग होता है रेसिस्टिविटी, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, याद रखना। तो ये हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी। ओके, आईयूपीएसी द्वारा तो क्या बोला है कि कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दोनों ही सेम होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी होती है, वही उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। चलो, और सेल कांस्टेंट में तो क्या कर दिया है, L by A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, और उसकी साइन क्या होती है, उसकी साइन होती है G स्टार। तो ये आपको याद रखना है। चलो अब थोड़े से इसके यूनिट के बारे में डिस्कस कर ले। तो R का यूनिट क्या होता है, चलो बताओ, R का यूनिट क्या होगा, चलो बताओ। चलो थोड़ी हम यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो R का यूनिट क्या होगा, ये तो आप जानते ही हो, R का यूनिट होगा ओम। चलो, या तो ऐसे आप सिंबल करते हो, है ना, तो ये R का यूनिट हो गया। अब चलो इसका G का यूनिट अगर हमें चाहिए, G का यूनिट क्या होगा, तो G का यूनिट होगा 1 by R है, तो R का तो क्या है, ओहम है, तो 1 by ओहम, तो ओहम इनवर्स हो गया। क्या हो गया, ओहम इनवर्स। या तो आप लिख सकते हो ऐसे, या तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, या तो हम इसे मोम भी लिख सकते हैं, ऐसे उल्टा ओहम, ओके, तो उल्टा ओहम भी आप कर सकते हो।
चलो, या तो आप इसे यहाँ पर मो भी लिख सकते हो, MHO मो। ओके, तो ये जी का यूनिट हो गया। चलो अब चलते हैं L बाय A की यूनिट में। तो अगर L बाय A का यूनिट चाहिए हमें, चलो तो L बाय A का यूनिट कैसे मिलेगा आपको? L बाय A का यूनिट मिलेगा L यानी लेंथ किसमें होगी? सेंटीमीटर में होगी। ओके, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हम जानते हैं, तो ये क्या होगा? सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक कैंसिल हो गया, तो ये हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर आपको एसआई में चाहिए तो ये एसआई में क्या हो जाएगा? एसआई में हो जाएगा मीटर और मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगा। चलो, और अगर आप चलो के का यूनिट चाहिए हमें, तो के इज इक्वल टू, के का यूनिट चाहिए तो के इज इक्वल टू क्या है? कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है? तो कंडक्टिविटी का और एक यूनिट है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। चलो, इसे साइमंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइमंस। तो यहां पर लिखते हैं हम साइमंस। जनरली उसका ऐसा यूनिट, कंडक्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होता है, कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट तो एरिया है। ओके, तो ये कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट है साइमंस। तो याद रखना है आपको, साइमंस जो है हमारा वो कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट है। चलो, तो इसका के का यूनिट हमें चाहिए, तो के का यूनिट क्या मिलेगा? इसका जी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है? और हम इनवर्स लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, या तो मो लिख सकते हो, या तो साइमंस लिख सकते हो। बट ऐसा है तो साइमंस है, तो यहां पर आ गया साइमंस। चलो, इनटू, अब ये तो L बाय A है, तो L बाय A सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स या तो मीटर इनवर्स। तो यहां पर हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो ये यूनिट्स हो गए जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो, सेंटीमीटर एंड मीटर इनवर्स जो है वो L बाय A का यूनिट है। इसका सेंटीमीटर इनटू मीटर इनवर्स, साइमन इनटू मीटर इनवर्स, या तो यहाँ पर ओहम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स भी हो सकता है ना, मो इनटू सेंटीमीटर इनवर्स, मो इनटू मीटर इनवर्स भी हो सकता है। बट ऐसा यूनिट क्या होगा? साइमन इनटू मीटर इनवर्स। तो ये चारों के यूनिट हो गए, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये जो तीन फॉर्मूला है याद रखना है आपको, है ना। जो ये वाला फॉर्मूला है जेई नीट के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला है, और ये लास्ट ये फॉर्मूला है ना, k इज इक्वल टू g इनटू g स्टार। तो इतने फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कई बार यहाँ पर क्या होगा कि सपोज आपके पास कोई 1 मोल कंपाउंड इसमें आपने रखा है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड रखा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड की जब यूनिट वॉल्यूम इसमें आपने फिल की है ना, 1 मोल कंपाउंड की कोई यूनिट वॉल्यूम यानी कि 1 आप कहते हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने इसमें फिल किया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, वी नो दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जब भी आपने यहाँ पर इसमें रखा है और उसकी जो कंडक्टिविटी मिलती है उसे बोलेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी, जो कि हमें पीछे दी गई है, यानी 2-3 टॉपिक्स के बाद दी गई है। तो उसकी जो डिस्कस है वो मोलर कंडक्टिविटी की डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बट अभी यहाँ पर थोड़ी सी और हमें यहाँ पर छोटे छोटे 2-3 टॉपिक दिए हैं, उसके बारे में डिस्कस करना। पहले ये माइंड में डाल देना, ठीक है। पहले ये माइंड में डाल देना, टॉपिक क्या था? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी ये होता है ना, ये सॉल्यूशन जो होता है, सेल का जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होकर यहाँ पर सॉल्यूशन में आएंगे। तो सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो हमारे आयंस है वो चार्ज कैरियर बनते हैं। चार्ज कैरियर यानी हमारे जो चार्ज है उसको कैरी करते हैं, और उसी की कंडक्टिविटी हमने यहाँ पर डिस्कस की है। कंडक्टिविटी के लिए पहले हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया, और रेजिस्टेंस के बाद कंडक्टिविटी, और उसके बाद सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो इतना आपको माइंड में रखना है। चलो, अब ये कंडक्टिविटी के तौर पर, कंडक्टिविटी जो है उसके तौर पर कंपाउंड्स जो होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं, याद रखना। मेनली आपको 3 टाइप के कंपाउंड्स दिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। चलो, एज पर कंडक्टिविटी,
materials are three types. चलो, as per conductivity materials are three types. चलो, कौन से थ्री टाइप्स के हैं आप जानते हो? सबसे पहला, चलो पहला फर्स्ट कंडक्टर्स. चलो, कंडक्टर्स यानी क्या होता है? जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है ना. जनरली क्या कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड इसमें आते हैं? तो जनरली इसमें आते हैं मेटल्स एंड इट्स alloy, मेटल एंड इट्स alloys ये आते हैं इसमें, है ना. इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा रहती है. लाइक मेटल में जिंक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, निकल है ना. तो ये सब की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा रहती है. इसके अलावा अलॉयज जो होते हैं, है ना, स्टेनलेस स्टील, ब्रोंज, ब्रास, निक्रोम हम जानते हैं, जर्मन सिल्वर, तो ये सारे इसकी कंडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा रहती है. इसके अलावा आपको क्या इसमें देखने को मिलेगा? नॉन मेटल में, चलो नॉन मेटल में दिखेगा आपको कार्बन ब्लैक. चलो कार्बन ब्लैक दिखेगा, ग्रेफाइट, चलो कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, इस टाइप के कंपाउंड्स आपको दिखेंगे. और इसमें इसके अलावा आपको दिखेंगे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स. चलो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी आपको दिखेंगे. तो ये आपको याद रखना है. सबसे पहला है कंडक्टर्स. चलो दूसरा इंसुलेटर. चलो इंसुलेटर्स आप जानते हो, इंसुलेटर्स यानी कंडक्टिविटी क्या होगी? जीरो. वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे. चलो तो इसमें इसके एग्जांपल्स इंसुलेटर के ग्लास, सिरामिक एंड प्लास्टिक. चलो ग्लास, सिरेमिक्स एंड प्लास्टिक इसमें आते हैं. जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? इसकी कंडक्टिविटी जीरो होती है. इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास नहीं कर सकते. तो याद रखना है आपको, ठीक है. चलो और तीसरा जो है वो है सेमीकंडक्टर्स. चलो सेमीकंडक्टर्स में जिसकी कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी इज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. The conductivity is between conductors and insulators is called semiconductor. जिसकी कंडक्टिविटी ये दोनों के बीच ही होती है ना. इसकी तो सबसे हाई होती है और इसकी तो जीरो होती है. इंसुलेटर जो होते हैं वो तो नॉन कंडक्ट होते हैं, है ना. चलो तो यहाँ पर तो जीरो होती है. तो ये दोनों के अगर बीच की कंडक्टिविटी किसी की है तो वो है सेमीकंडक्टर्स. याद रखना है आपको, ठीक है. चलो इसमें क्या आते हैं? तो इसमें सेमीकंडक्टर्स में आते हैं सिलिकॉन, ओके. इसके अलावा जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, आर्सेनाइड, चलो ये सारे आते हैं. या इसके अलावा सॉलिड स्टेट में आप पढ़ोगे कि डोप्ड सिलिकॉन भी आएगा. क्या आएगा? डोप्ड सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड डोप्ड सिलिकॉन, डोप्ड एसिड, डोप्ड एसिड, डोप्ड आर्सेनिक, डोप्ड फास्फोरस, है ना. तो ये सारे कंपाउंड इसमें आ सकते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है? सिलिकॉन के अंदर आप फास्फोरस डाल सकते हो, तो अदर मेटल उसमें ऐड करके आप उसकी जो कंडक्टिविटी है उसे हाई कर लेते हो. तो ये इस टाइप के कंपाउंड होते हैं, डॉप्ड सिलिकॉन. तो ये भी इसमें सेमीकंडक्टर्स में आता है. इसके अलावा एक थिंग आपको जेईई नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, और आपकी गुजरात की एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कि मेटल्स एंड इट्स अलॉयज आर बिहेव याद रखना है सुपर कंडक्टर्स एट 0 to 15 Kelvin temperature. ओके. तो 0 to 15 Kelvin temperature पर metals and its alloys behave like superconductor. सुपरकंडक्टर यानी जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है और जिसकी कंडक्टिविटी 100% होती है ना, उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर. तो याद रखना है, एक पॉइंट ये आपको याद रखना है. और इसके अलावा कई सिरामिक्स जो होते हैं and
mixed oxide are also behave as superconductor at 150 केल्विन टेम्परेचर। इतना ये दो पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। सुपर कंडक्टर्स कौन से? मेटल एंड इट्स अलॉयज एट 0 to 15 केल्विन टेम्परेचर एंड सिरामिक्स एंड मिक्स्ड ऑक्साइड्स एट 150 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो इतना हमारे टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है, तो ये आपको याद रखना है। एज पर कंडक्टिविटी कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप, और उसके एग्जांपल्स और ये दोनों पॉइंट्स इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। चलो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि द कंडक्टिविटी ड्यू टू द free electrons is called electrical conductivity. Okay, electrical conductivity is due to the free electrons। इतना ही याद रखना सिर्फ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी कंडक्टिविटी जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इट इज डिपेंड अपॉन first nature and स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। फ्रेंड्स, मेटल का नेचर कैसा है और मेटल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करती है। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली अगर मेटल में ट्रांसफर हो सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली ट्रांसफर होगी। अगर कोई मेटल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली उसमें मूव नहीं कर सकते, तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो नेचर कैसा है और स्ट्रक्चर कैसा है मेटल का, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उसके ऊपर डिपेंड करेंगी हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। सेकंड जो इसका पॉइंट है, याद रखना है आपको, सेकंड जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। चलो, मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल में, यानी हमारे जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। एक हमारे मेटल का नेचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, दूसरा उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और तीसरी थिंग टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर हाई करोगे, जैसे ही आप मेटल का टेम्परेचर हाई करोगे उसकी मोमेंट जो है, एटॉमिक मोमेंट बढ़ जाएगी, मोमेंट जो है वो बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा से ज्यादा मूव करेंगे और इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होगी, तो यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये भी पॉइंट्स हमारे लिए एमसीक्यू में आ सकते हैं, याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट। चलो याद रखना है, और हमारी गुजरात बोर्ड और उसके में तो आ ही सकता है, बट इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, ओके। और एक छोटा सा लास्ट हमारा टॉपिक है, वो है आयोनिक कंडक्टिविटी। चलो, तो लास्ट टॉपिक है हमारा आयोनिक कंडक्टिविटी। उसमें करते हैं, आयोनिक कंडक्टिविटी में कुछ नहीं है।
चलो, we know that water have water has less amount of concentration of H plus and OH minus। वाटर में H plus and OH minus की कंसंट्रेशन वेरी लो होती है, और वो कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 पावर माइनस 7 मोलर होती है। कितनी होती है? 10 पावर माइनस 7 मोलर, ये हम जानते हैं। इसी की वजह से वाटर की जो कंडक्टिविटी है, सो दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी ऑफ वाटर also very less, or approximately 3.5 into 10 power minus 5 Simon into meter inverse, इतनी लेस कंडक्टिविटी वाटर की होती है। इसीलिए जो होता है वाटर हमारा, इट इज a less conductor of electricity। ओके, वाटर इज लेस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और ये कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? आयनों की वजह से। तो आयोनिक कंडक्टिविटी यानी कि यहाँ पर कंडक्टिविटी ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी ड्यू टू आयंस इज कॉल्ड आयोनिक कंडक्टिविटी। आयोनिक कंडक्टिविटी। ओके, तो सिंपल है, कुछ नहीं इसमें, बट आपको याद रखना है, ये दोनों वैल्यू याद रखनी है। जैसे ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपको पता ही है कितनी होती है, वो इक्वल टू 10 पावर माइनस 7 मोलर होती है। ओके, चलो, और ये जो होती है हमारी, चलो ये जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? ये होती है अप्रोक्सीमेटली 3.5 into 10 power minus 5 Simon into meter inverse। चलो, क्लियर? अब यहाँ पर भी थोड़े से फैक्टर्स हैं कि आयोनिक कंडक्टिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, लिखेंगे हम यहाँ पर भी सेम वैसे, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक कंडक्टिविटी। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक कंडक्टिविटी, कितने और कौन कौन से फैक्टर इसमें अफेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। चलो, तो सबसे पहला फैक्टर इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है सबसे पहला फैक्टर होगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लाइक NaCl, वी नो दैट NaCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे आप इसे वाटर में डालोगे, है ना, NaCl को, तो वो 100% आयोनाइज हो जाएंगे, यानी हमें आयंस ज्यादा मिलेंगे। अगर आयंस ज्यादा मिले तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आयनिक कंडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी। तो अगर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग है तो आपको ज्यादा, और वी नो दैट अगर CH3COOH, NH4OH ये सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को जैसे आप वाटर में डिसोल्व करते हो तो उसमें से हमें कम पार्शियली आयंस मिलते हैं। तो पार्शियली आयंस मिलते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कम पास होगी, तो उसकी आयनिक कंडक्टिविटी कम होगी। तो याद रखना है सबसे पहला फैक्टर जो है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या तो वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आयनिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, अगर वीक है इलेक्ट्रोलाइट तो आयनिक कंडक्टिविटी कम होगी, याद रखना है, ठीक है। चलो, सेकंड इसका साइज ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्वेशन ऑफ आयन। चलो, तो आयंस की साइज जितनी ज्यादा होगी
उतने उसमें से ज्यादा चार्ज को कैरी करेगा और उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास करेगी। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट हम कैसा लेंगे कि जिसमें आयंस की साइज बड़ी हो, तो जो साइज बड़ी हो तो ज्यादा चार्ज को कैरी करेंगे, तो उसकी आयनिक कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर याद रखना है कि जितने ज्यादा आयंस है उतनी ज्यादा आयनिक कंडक्टिविटी है। और ये भी फैक्टर है हमारा कि सॉल्वेशन ऑफ आयन, आयंस हमारा जितना सॉल्यूशन में सॉल्वेशन होगा, जितना वो डिसोल्व होगा, हमारा जो आयंस है, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट जितने वो ज्यादा वाटर में डिसोल्व होंगे उतने ही ज्यादा आपको आयंस मिलेंगे, और जितना ज्यादा सॉल्यूशन होगा उतनी ही ज्यादा आपकी आयनिक कंडक्टिविटी होगी। तो याद रखना है आपको कि जब भी सॉल्वेशन है, जो साइज ऑफ आयन है वो अगर ज्यादा है तो आयनिक कंडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी, याद रखना है, ठीक है। चलो थर्ड जो है हमारा, जो थर्ड टाइप है, चलो नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। चलो तो सिंपल है, जितने ज्यादा नेचर, हमारा सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, अगर आप NaCl को वाटर में डिसोल्व करते हो तो वाटर का नेचर तो कैसा है, तो ये तो सभी को अपने आप में डिसोल्व कर देता है ना, सभी को अपने आप में, सभी सॉल्यूट को अपने आप में वो घुलने देता है, वाटर ऐसा होता है। बट अगर कोई सॉल्वेंट आपका ऐसा है कि जिसमें इजीली हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व नहीं हो रहा, लाइक ऑयल ले लो, NaCl को एक दो बीकर ले लो, एक में ऑयल ले लो, एक में वाटर में ले लो, चलो तो NaCl दोनों में डाल रहे हैं, तो NaCl हम जानते हैं, वी नो दैट वाटर में इजीली घुल जाएगा NaCl, और ऑयल में नहीं घुलेगा, क्यों, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, और उसका नेचर भी कुछ ऐसा, सॉल्वेंट का नेचर भी है ना, पोलर, नॉन पोलर, इस टाइप के उसके नेचर होते हैं। तो अगर आपका जो सॉल्वेंट होता है ना, याद रखना है कि पोलर नॉन पोलर अगर होता है तो उसमें आप याद रखते हो कि नॉन पोलर और पोलर, तो ये अगर होगा तो उसमें इजीली, कुछ में इजीली मिक्स हो जाएगा हमारा सॉल्यूट, और कुछ में इजीली मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको। तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, ओके। पोलर जो होता है उसमें कभी डिसोल्व नहीं होगा, पोलर सॉल्वेंट अगर आपके पास होगा तो उसमें वो कंपाउंड आपका डिसोल्व नहीं होगा, अगर नॉन पोलर है ना, तो उसमें हो जाएगा, तो याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का नेचर कैसा, पोलर है, नॉन पोलर है, वही उसके बेस पर ही वो उसमें डिसोल्व होगा और आपको आयनिक कंडक्टिविटी देगा। और विस्कोसिटी, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतने हमारे आयंस को मूवमेंट कम होगी, और आयंस की मूवमेंट जितनी कम होगी उतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको कम मिलेगी, तो याद रखना है। और फोर्थ जो पॉइंट है हमारा इसमें, concentration of electrolyte, ठीक है। चलो तो कंसंट्रेशन हम जानते हैं, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा NaCl, जितना ज्यादा आप वाटर में डिसोल्व करेंगे उतने ज्यादा आपको आयंस मिलेंगे, और उतनी ज्यादा आयंस चार्ज को कैरी करेंगे, और उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, यानी कि आयनिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। याद रखना है, जितना कंसंट्रेशन हमारे इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा है, जितना कंसंट्रेशन ज्यादा है उतनी ज्यादा आयनिक कंडक्टिविटी मिलेगी। तो ये फैक्टर करता है, याद रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एंड सबसे लास्ट वाला जो फैक्टर है वो है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से आयंस की मूवमेंट बढ़ेगी, और जैसे आयंस की मूवमेंट बढ़ेगी वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को कैरी करेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो हमारी आयनिक कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी। तो सिंपल ये 5 फैक्टर है, और याद रखना है कि ये 2 बार, ये फैक्टर्स 2 बार गुजरात बोर्ड में आ गए, है ना, ये हमारे बोर्ड में आ गए हैं, गुजरात बोर्ड में 2 टाइम्स याद रखना है। एमसीक्यू गुजरात बोर्ड में इसलिए एमसीक्यू 2 टाइम्स आ गए, तो याद रखना है आपको अच्छी तरह से। और ये इसमें आ सकता है, और ये जेईई नीट में भी आ सकता है कि विच ऑफ द
फॉलोइंग फैक्टर इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ओके, तो करेक्ट कौन सा है, और या तो ट्रू फॉल्स में भी आपको आ सकता है ना। यहाँ पर कोई ऐसा कह दे कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन आयनिक कंडक्टिविटी, तो ये तो रॉन्ग हो गया। कंसंट्रेशन जैसे ही बड़ा हो गया, इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देन ऑलवेज आयनिक कंडक्टिविटी इंक्रीज, याद रखना है। तो इस टाइप से आपको कोई क्वेश्चन जेईई नीट में सेंटेंस के तौर पर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स थे, ठीक है। क्या थे ये फैक्टर्स, आयोनिक कंडक्टिविटी के फैक्टर्स क्या थे, तो याद रखना है आपको, सिंपल। और ये थी हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये किस पर डिपेंड करती है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एंड टेंपरेचर, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आयनिक कंडक्टिविटी भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और ये फैक्टर्स ये रहे, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और ये तो आप जानते ही हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो इतना इसमें कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर आपको लिख दी है कि ये दोनों पॉइंट भी जेईई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर भी तीनों और ये पांचों फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना सारा ये पूरी थ्योरी आज की जो है वो एमसीक्यू के बेस पर है, इसमें से कोई थ्योरी में क्वेश्चन नहीं आ सकता बोर्ड में, तो एमसीक्यू के तौर पर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। ओके, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टिल देन एंड स्टे सेफ।